Yes, good morning everyone. Welcome to the class. Today we are going to do next chapter, US hegemony. Yes, I told you that this chapter is deleted in syllabus, but little we will do it so that it could be continued with the two chapters, Cold War and end of bipolarity. Roman, you missed yesterday's class, beta? Yes, ma'am. Beta, you missed yesterday's class? Ma'am, I was मैंने कोई काम है करना उससे क्यों? बेटा जितना भी जरूरी काम हो मेरी क्लास नहीं छोड़नी है, चाहे तू 20-25 मिनट के लिए क्लास में आ, क्लास नहीं छोड़नी है। जरा वो भी तो देखो ना, जब खुद तैयार होके यूनिफॉर्म पहन के बसेस में टिफिन लेके आते थे, नाउ तो यू आर सिटिंग एट होम एंड बीइंग वेरी कंफर्टेबल, सिर्फ आधे घंटे के लिए पढ़ना होता है, तो नो एक्सक्यूजेस नेक्स्ट टाइम। क्योंकि देखो मेरी बात सुनो, यू ऑल्सो हैव सीन दैट देयर इज मच डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल साइंस ऑफ ग्रेड 11 and political science of grade 12, especially this book one, because world politics we are reading about different countries, right? So missing class will be a great loss for you. This will be a negative point even for your attendance also. So better to attend all the classes on time. बाद में वो चीज नहीं रहती, वो नहीं समझ आती है। Okay, चलो, shall we start बेटा? Yes. Now we are going to start chapter US hegemony. पहले मेरे को आराम से सुन लो, ढंग से सुन लो, जहां जहां दिक्कत होगी मेरे को बता देना, आई विल हेल्प यू आउट, ठीक है? लेकिन एक बात देखो, यहाँ मेरे कम से कम 4-5 बच्चे तो हैं जो मेरे बहुत अच्छे बच्चे हैं, जिनको सब समझ आती है जो मैं बोलती हूँ, ठीक है? Now from the very beginning, from the very first chapter we have started Cold War. ठीक है? Now you know basic 4-5 things about Cold War, the definition of Cold War, then views of Cold War, 1 or 2 you have written in the beginning of the chapter. कॉपी खोलोगे तब आपको याद आ जाएगा. Cold War between two countries, Cuban Missile Crisis, arena of Cold War, India and Cold War, then NAM and last topic we have done. ठीक है, यही कुछ था. And even you have given PT1, तो उसमें भी आपने ठीक करा, तो Cold War is clear. कोल्ड वॉर से ही रिलेटेड था हमारा नेक्स्ट चैप्टर, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी. ध्यान से सुनते जाना, मुझे अभी किसी ने कुछ नोट नहीं करना. नाउ एंड ऑफ बाइपोलैरिटी मींस अर्लियर इन फर्स्ट चैप्टर एट द टाइम ऑफ कोल्ड वॉर 1945 की बात है. पवन ध्यान से सुनो, मुझे इधर उधर कहीं नहीं देखना. पेरेंट्स को, भाई बहन को बोल दो स्टे अवे फ्रॉम यू फॉर 30 मिनट्स. मेरे को ध्यान से सुनो. नाउ व्हाट हैपेंड एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, बिकॉज अर्लियर देयर वर टू big countries, super powerful countries in the world, USSR and America. ठीक है? USSR टूट गया था एंड वी हैव डन रशिया. 15 स्टेट्स थी, एक पावरफुल थी और वो रशिया बन गई थी. ठीक है? बट उसके बाद हमने ये पढ़ा था डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR, सोवियत यूनियन टूट गया था, इवन इन स्पाइट ऑफ द एफर्ट्स ऑफ मिखाइल गोर्बाचोव एंड बोरिस येल्त्सिन, और वो टूट के रशिया बन गया था. And all the assignments and all the agreements which SU has done, now all are shifted to Russia. फिर हमने रशिया का पढ़ा था, रशिया भी बैंकरप्ट हो गया था, है ना? इतने एफर्ट्स करने के बाद भी रशिया भी डाउन हो गया था. देन वी हैव डन, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? फिर रशिया और इंडिया के रिलेशन पढ़े थे. कल मैंने आपको समअप करके बता दिया था, पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज इंडिया के साथ और रशिया इंडिया के साथ. रशिया की इंडिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है. इसमें अमिताभ बच्चन, राज कपूर वाली बात लिखेंगे, हमारे सॉन्ग उनको पसंद है, वो बात करेंगे. एंड लास्ट टॉपिक वी हैव डन यस्टरडे, बेनिफिट टू इंडिया. किसी के साथ दोस्ती तभी रखते हैं ना अगर हमें उसमें फायदा है. तो हमने भी रशिया के साथ तभी दोस्ती रखी है क्योंकि हमें उसके साथ फायदा है. 5 फायदे हमने कल कर लिए. नाउ 2 चैप्टर्स क्लियर. शो में थम्स अप इफ 2 चैप्टर्स क्लियर. मैंने वाइंड अप कर दिया क्योंकि दिस इज माय हैबिट कि मैं रिकैप्चुलेट करती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ये रहता है, डिफिकल्ट तो नहीं है बट कहानी जैसे है सारा, तो वो इंटरलिंक्ड होता है, वो हमें समझ आनी चाहिए. पर हम कैमरा ऑन कर बेटा, ऐसे नहीं बात करनी, यहाँ कैमरा ऑन ही रखना. चलो, नाउ वी आर गोइंग टू डू चैप्टर यूएस हेजेमनी. किसी ने कुछ नहीं लिखना, डोंट ओपन बुक, सिर्फ मेरी कहानी सुनो पहले. आई एम गोइंग टू प्रिपेयर प्लेटफॉर्म फॉर यू, ताकि आपको ये पता चले, क्योंकि इस चैप्टर में हमने ज्यादा टाइम नहीं लगाना. दिस चैप्टर इज डिलीटेड.
सिर्फ इसमें गल्फ वॉर करना है और 9/11 का जो हमला हुआ था ना, आपको भी पता ही होगा, ये बहुत पुरानी बात नहीं है, जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग पर हमला हुआ था एरोप्लेन से, है ना, बहुत पुरानी बात नहीं है, तो वो हमने इसमें पढ़ना है और गल्फ वॉर करना है। बट मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को सब पता हो, ठीक है, क्योंकि दिस टाइम ऑल्सो आई हैव सीन सैम्पल पेपर, तो दे हैव टेकन आउट फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर ऑल्सो, तो देन वी कैन नेवर क्वेश्चन टू CBSE, तो बेटर टू रिवाइज इट, बेटर टू लर्न इट, बेटर टू रीड इट। हाँ, बाकी जो बिल्कुल डिलीटेड चैप्टर है, अनइम्पोर्टेंट है, वो मैं टॉपिक आपको कट करवा दूंगी, बट स्टोरी टाइप चल रहा है, अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, तो ये छोड़ेंगे नहीं, बच्चों के लिए, आपके लिए बहुत फायदेमंद है। चलो, नाउ फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर हम ये पढ़ेंगे, पवन सीधा हो जा, मेरे को सुन बस। नाउ बाइपोलैरिटी एंड्स एंड यूनिपोलर वर्ल्ड केम। बाइपोलैरिटी एंड मतलब वो जो चल रही थी ना झगड़ा यूएसएसआर में और यूएसएसआर में और अमेरिका में, अब वो खत्म हो गया है और सिर्फ एक देश पावरफुल आ गया है, वो है, पवन कौन सा देश है पावरफुल, मेरा साथ दो साथ साथ में, कौन सा देश पावरफुल आ गया है पवन, अनम्यूट करो बेटा। परम, unmute yourself. Which country is powerful now? मैम यूएस। यूएसए। अच्छा एक बात मुझे बताओ, इसको हम, कोई लोग यूएस बोल देता है, कोई यूएसए बोल देता है ना, मैं सही दोनों कह ठीक रही है हूँ? मैम। दोनों ठीक नहीं है। आज मैं आपको अंदर की बात बताती हूँ। जो लोग अमेरिका बैठे हैं ना, जो लोग अमेरिका जाना चाहते हैं, जिनका सपना होता है अमेरिका में सेटल होना, उनको भी नहीं पता यूएसए क्या है और यूएस क्या है अमेरिका ही। अच्छा मुस्कान को पता है, चलो पहले मुस्कान से पूछते हैं। हाँ मुस्कान बता। मैम मैंने इसी चैप्टर में पढ़ा था कि यूएसए पार्ट है अमेरिका का, अमेरिका के अंदर यूएसए स्टेट्स है वो अमेरिका की। हाँ, यूएसए का एक पार्ट है यूएस का। एक्चुअली अमेरिका, मेरी बात ध्यान से सुनना, इसको याद रखना, एक्चुअली यूएस का एक पार्ट है, यूएसए इज अ कॉन्टिनेंट और यूएस अमेरिका बना है दो कॉन्टिनेंट से, एक नॉर्थ अमेरिका, एक साउथ अमेरिका, ठीक है। तो इसका जो नॉर्थ अमेरिका है ना, उसको हम बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट। नॉर्थ अमेरिका में एक कॉन्टिनेंट है, उसको हम बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो अमेरिका इज बिग, यूएसए इज अ पार्ट ऑफ अमेरिका, तो इसीलिए हम यूएसए नहीं कहते। आप ये समझ लो कि जैसे, आपको अब मैं कैसे बताऊं, इंडिया में महाराष्ट्र है तो वो यूएसए हो गया, पूरा इंडिया यूएस है, तो इसीलिए हम यूएसए नहीं कहते, हम यूएस कहते हैं, अमेरिका जाना है। यूएसए बोलेंगे तो पर्टिकुलर महाराष्ट्र जाना है, पर्टिकुलर यूएसए जाना है, ठीक है। चलो दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस, ये इसको हमने पढ़ना नहीं है, सिलेबस में नहीं है, वैसे आपको मैंने बता दिया अमेरिका और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में क्या फर्क है। चलो अब ये चैप्टर है यूएस हेजीमनी। हेजीमनी क्या होता है, हेजीमनी क्या होता है, मेरे बिना कोई बताएगा? चलो नहीं पता, मैं बता देती हूँ। हेजीमनी होता है डोमिनेंस। अब इसका मीनिंग लिखो बुक पे, जहां चैप्टर शुरू होता है ना, इसका मीनिंग लिखो। हेजीमनी मीन्स डोमिनेंस। डोमिनेंस भी लिखो, रोमन लिख लो इसका मीनिंग, प्लस थ्रेटनिंग, धमकाना, डराना, धमकाना, थ्रेटनिंग। और एक हिंदी में एक और वर्ड लिखो, इसका मतलब लिखो हेजीमनी का, दादागिरी दिखानी। हिंदी में बोल दिया मैंने, दादागिरी दिखानी। बॉम्बे वाली साइड ये वर्ड काफी यूज होता है, हमारे इधर पंजाब में ये वर्ड कम, बॉम्बे साइड ज्यादा यूज होता है, पंजाब में हमारे कम यूज होता है। तो दादागिरी मतलब दादा नहीं, ग्रैंडफादर नहीं, दादागिरी मतलब अपनी धौंस जमाना। बात समझ आ रही है मेरी? अच्छा अब क्या हुआ था, नाउ यूनिपोलर वर्ल्ड। सपना तो था हमारा इंडिया का और रशिया का कि मल्टीपोलर वर्ल्ड बने, बट ऐसा हुआ नहीं, अमेरिका पावरफुल बन गया। अब अमेरिका पावरफुल बन गया था तो अपनी बड़ी धौंस जमा रहा पूरी दुनिया के ऊपर। दिस इज द नेम ऑफ द चैप्टर, यूएस हेजीमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक पर भी कब्जा है इसका। सबसे ज्यादा लोन वर्ल्ड बैंक को अमेरिका देता है।
तो फिर जो बैंक में ज्यादा पैसे जमा करवाएगा बैंक उसी को ही अच्छा समझेगा, है ना। अब मैं हर महीने 2-2 लाख रुपया बैंक में जमा करवाती हूँ एक्सिस बैंक में, तो वो बैंक में जाती हूँ ना बैंक, तो सबसे पहले मेरे को, अभी मैं अंदर ही जाती हूँ तो मुझे कोल्ड ड्रिंक ऑफर करते हैं, 5 मिनट बैठ जाऊँ तो चाय बिस्किट ले आते हैं, अच्छे कस्टमर हो आप मेरे, है ना, क्योंकि मैं बैंक में 2-2 लाख रुपया हमेशा हर महीने जमा करवाती हूँ। मैं करवाती नहीं हूँ, रेड मत कर देना मुझ पर, मैं करवाती नहीं, इतना पैसा है नहीं मेरे पास, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। तो बैंक मुझे अच्छा कस्टमर समझेगा ना, है ना। अच्छा, जिस दिन मैंने वहां से 10 लाख निकाल लिया ना, उसी टाइम बैंक से फोन आ जाता है, मैडम क्या हो गया, मैडम आपने बैंक से पैसे निकलवा लिए, किस क्या मतलब, वो सारी इंक्वायरी करते हैं फिर, है ना। तो वर्ल्ड बैंक को अमेरिका पैसा देता है तो वर्ल्ड बैंक अमेरिका की ही बात सुनेगा ना, है ना। तो पूरी दुनिया पर, वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर अमेरिका का कब्जा हो गया, उसकी दादागिरी हो गया, वो जो कह रहा है वही चल रहा है पूरी दुनिया में। हमने भी अमेरिका को फॉलो किया, आज भी करते हैं। ये डोमिनोज और मैकडॉनल्ड्स यहाँ नहीं थे, अमेरिका से आए हैं। बर्गर पिज्जा यहाँ नहीं थे, अमेरिका से आए हैं। ये रीबॉक, एडिडास, नाइकी के शूज पहनना, ये ब्रांड, कोक हमारे यहाँ के नहीं थे, और आज हमारी सुबह ही इनसे होती है। पता नहीं स्वेटशर्ट, मुझे लगता है इसने भी इम्पोर्टेड पहना हुआ है पवन ने, मेरे को लग रहा है ना। हाँ, तो हमारी सुबह इससे होती है। जीन्स, जीन्स हम नहीं पहनते थे, इंडिया में जीन्स नहीं थी, हम लोग कुर्ता पैजामा पहनते थे या फिर फॉर्मल पैंट पहनते होते थे, जीन्स हमारे यहाँ नहीं है। आज हम नाइट सूट में भी जीन्स पहन लेते हैं, जीन्स पहन के सो जाते हैं, कंफर्टेबल बहुत लगती है, कूल कूल लगती है जीन्स। तो ये सारी चीजें हमें नहीं, इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में ऐसी छोटी छोटी चीजों को लेकर और बड़ी बड़ी चीजों को लेकर अमेरिका का दबदबा हो गया, उसमें दादागिरी दिखाने लग गया, पूरा वर्ल्ड जो है अमेरिका के से इम्प्रेस होने लग गया। आर्मी भी बहुत थी, मिलिट्री भी बहुत थी, ये सॉफ्ट पावर भी बहुत थी, इसको सॉफ्ट पावर कहते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक होती है ना, कोल्ड ड्रिंक बोलते हैं, तो सॉफ्ट पावर मतलब उनका कल्चर ले लिया हमने, उनका फूड ले लिया हमने, उनकी ड्रेसेस ले ली हमने, दिस इज अ सॉफ्ट पावर। जब उनकी आर्मी लेते हैं, जब उनकी मिलिट्री पावर लेते हैं, उनसे आर्म्स और वेपन्स लेते हैं, तो ये हार्ड पावर हो गया। तो अमेरिका हार्ड पावर भी है, अमेरिका सॉफ्ट पावर भी है, तो पूरी दुनिया में अमेरिका का कब्जा हो गया। ठीक है, नाउ शो मी थम्स अप इफ प्लेटफॉर्म चैप्टर का नाम आपको क्लियर है, फिर पढ़ेंगे चैप्टर। थैंक यू मुस्कान, तन्वी, सुखमन, रोमन, ईशा, जशन, पर थैंक यू वेरी मच। अब आपको जल्दी से चैप्टर समझ भी आ जाएगा, एंड बिलीव मी आप कोई क्लास भी मिस नहीं करोगे कि आज अमेरिका ने क्या किया, क्लास में जाके सुनेंगे। चलो शुरू करें बेटा। हाँ जी, पवन स्टार्ट रीडिंग बेटा फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। यूएस हेजीमनी इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स ओवरव्यू, बुक है ना सबके पास? चलो हाँ जी मैम। ठीक है, चलो मैम पवन। ओवरव्यू पढ़ना है? हाँ जी, ओवरव्यू ओवरव्यू। We have seen that the end of Cold War left the US without any serious rival in the world. चलो The जी, era since वेट बेटा, हर लाइन के बाद रुको, बहुत टाइम पड़ा, पूरा साल पढ़ना है हमने, ठीक है, तो आराम से पढ़ेंगे एक एक लाइन। अब पवन ने वही बोला जो मैंने बोला आपको, कोल्ड वॉर ने क्या किया, कोल्ड वॉर खत्म हो गई तो वर्ल्ड इज लेफ्ट विद यूएस, नो राइवल इन द वर्ल्ड, अमेरिका ही बच गया और अमेरिका का मुकाबला करने वाला कोई कंट्री नहीं था, एक ही था एसयू, वो चला गया, तो अब पूरा अमेरिका बचा, दुनिया में उसका कोई सानी नहीं अमेरिका का, नो राइवल। पवन ने पढ़ा। हाँ जी पवन, सेकंड लाइन पढ़ो, यू हैव टू स्टॉप आफ्टर एवरी फुल स्टॉप, ओके। the era since then has been described as the period of US dominance or a unipolar world. चलो जी, पूरा का पूरा ये बन गया दुनिया यूनिपोलर, एक ही जो है वो कंट्री पावरफुल इन द वर्ल्ड, एंड स्पेशली अमेरिका की हेजीमनी, दादागिरी छा गई पूरी दुनिया पर अमेरिका की। हाँ जी पवन। In this chapter we try to understand the nature this dominance. हाँ जी, अब इस चैप्टर We में पढ़ेंगे begin by अमेरिका, अब इस चैप्टर में पढ़ेंगे अमेरिका कैसा है, उसकी एक्सटेंट क्या थी और कितना को उसकी लिमिट थी डोमिनेंस की, क्योंकि डोमिनेंट तो वो था। हाँ जी पवन। we begin by narrating the story of the rise of the new world order from the first
Gulf War to the US led invasion of Iraq. हाँ जी, सबसे पहले मैं आपको गल्फ वॉर पढ़ाऊंगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये डिलीट नहीं हुआ, ये आपके सिलेबस में है। इराक पर कब्जा कर लिया था, इराक ने कुवैत पर कब्जा कर लिया था। ये पूरी स्टोरी सुनाऊंगी कि इसमें अमेरिका ने किसका साथ दिया था। हाँ जी, We then pause to understand the nature of US dominance with the help of concept of hegemony. तो तब हम देखेंगे कि अमेरिका की हाजीमनी कैसे साबित हुई थी। पूरी दुनिया मान गई थी कि अमेरिका का दबदबा है, किसी की हिम्मत ही नहीं थी अमेरिका को कुछ कहने की, क्योंकि अमेरिका ने जो किया था सारी दुनिया उसको कुछ नहीं पूछ सकती थी। तो अभी यूनिपोलर वर्ल्ड बना हुआ है। हाँ जी बेटा, आगे चलो। After exploring the political, economic, and cultural aspects of USA hegemony, we assesses India policies options in dealing with the US. Finally, अच्छा, ये we सब turn to जगह रुक जाओ ना बेटा। आफ्टर एवरी फुल स्टॉप यू हैव टू स्टॉप। नाउ यूएस हेजीमनी किधर किधर पकड़ने पड़ी? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल, तीनों जगह पर यूएस छा गया है। हम कहां पर थे? बचे हम भी नहीं, हम भी अमेरिका से इंप्रेस हो गए और हमने भी अमेरिका का काफी कुछ अडॉप्ट कर लिया। हाँ जी पवन। Finally, we turn to see if there are challenges to this harmony and whether it can be overcome. आओ अब देखें कि क्या हेजीमनी थी, क्या ये खत्म हो पाई कि दुनिया में अमेरिका ही पावरफुल रहा। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, अच्छे से पढ़ना कि आपको समझ आ जाए और कोई क्लास मत मिस करना, क्योंकि अगर एक भी टॉपिक मिस हुआ तो उसके आगे वाला समझ नहीं आएगा। वैसे तो मैं हमेशा रिकैप्चुलेट करवा देती हूँ। नाउ आई हैव स्टार्टेड चैप्टर 3, आई हैव रिकैप्चुलेट चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। हाँ जी चलो जी, अब ये ना एक स्टोरी है। 3 बच्चे हैं, आयशा, जाबू और आंद्री। आप पहले पढ़ के ये आपको लगेगा कि मैडम ये तीनों बच्चे क्यों पढ़ा रहे हो हमें, इनका चैप्टर से कोई लिंक तो है नहीं है, इनकी तो कोई सेंस नहीं बन रही है। बट चैप्टर पढ़ते पढ़ते एंड तक आपको याद आएगा, समझ आएगा कि जो हमने सबसे पहले इन 3 बच्चों के बारे में पढ़ा ना, इट वॉज इंटरलिंक्ड। ठीक है, हाँ जी, आयशा, जाबू और आंद्री। ईशा स्टार्ट करो बेटा। आयशा नाम मिलता ना तो मैंने ईशा को बोला स्टार्ट करने को। यस, पूरा पैराग्राफ पढ़ दे, अभी फुल स्टॉप पे रुकना नहीं है, पूरा पैराग्राफ पढ़। Aisha was doing very well in her studies at a high school in the outskirts of Baghdad and was planning to study बेटा बगदाद and was planning Baghdad and was planning to study medicine in university. She lost a leg in 2003 when a missile slammed into an air raid shelter in which she was hiding with her friends. Now she is learning to walk all over again. She still plans to become a doctor, but only after the foreign armies leave her country. लो जी, आयशा मेडिकल स्टूडेंट बनना चाहती थी। ठीक है, आपकी जैसी ही एक लड़की थी, वो बगदाद में रहती थी। वो है ना, बगदाद का नाम सुनते ही वो टेररिस्ट वाला दिमाग में आ जाता है। बगदाद पर हमेशा ही हमला होता रहता था। अब ये लड़की कॉलेज जाती थी, ठीक है, मेडिकल की स्टूडेंट बनना चाहती थी। बट इस जहां पर ये रहती थी ना बगदाद में, जिस एरिया में, वहां पर कोई मिसाइल अटैक हो गया इसके घर पे और उसमें इसकी एक टांग का फ्रैक्चर हो गया। ये अपना वो सपना पूरा नहीं कर पाई। अब इस लड़की का कोई कसूर नहीं था, किसी कंट्री ने किसी कंट्री के साथ झगड़ा किया, मिसाइलें गिराई, इसके घर पे गिर गई और उसमें इसकी लेग जाती गई। बस इसकी यही स्टोरी है आयशा की, बस दिमाग में रखना हुआ क्या था। नाउ जाबू, जाबू के बारे में पढ़ेगी तन्वी। जाबू कौन था? हाँ जी, जाबू कौन था? तन्वी पढ़ो बेटा। Good morning, ma'am. हाँ गुड मॉर्निंग। Jabu is a talented young artist who lives in Durban, South Africa. His paintings are heavily influenced by traditional tribal art forms. He wants to go to art school and later open his own studio. However, his father wants him to study for an MBA and then join the family business. The business is not doing well. Jabu's father feels that with an MBA degree, Jabu will be able to make the family business profitable. लो जी, जाबू की बात सुन लो। ये थोड़ी 3 इडियट्स मूवी है ना, उसके जैसी लग रही है ना। 3 इडियट्स में भी ऐसे ही था ना,
वो फोटोग्राफर, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाहता है, तो उसके फादर मानते नहीं है। तो यहाँ जाबू का भी यही है। जाबू क्या है, वो डरबन में रहता है, साउथ अफ्रीका में। बहुत अच्छा वो आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट, बड़ी अच्छी पेंटिंग करता है वो, तो वो आर्टिस्ट बनना चाहता है, पर उसके फादर नहीं मानते। वो बोलते हैं एमबीए करो, एमबीए करके मेरे बिजनेस में आओ और बिजनेस इससे प्रॉफिटेबल हो जाएगा। उसकी ख्वाहिशों को वो मारना चाहते हैं। अब पहली ख्वाहिश आयशा ने मारी अपनी, मेडिकल स्टूडेंट नहीं बनी। दूसरी ख्वाहिश जबू को मारने को बोल रहे हैं, तू आर्टिस्ट नहीं बनेगा, तू एमबीए करेगा। तीसरा केस सुखमन पढ़ेगी, आंद्री। Andre is a young man living in Perth, Australia. His parents are immigrants from Russia. His mother gets very angry every time Andre puts on blue jeans to go to church. She wants him to look respectable in church. Andre tells his mother that jeans are cool, that they give him the sense of freedom. Andre's father reminds his wife how they two used to wear jeans when they were youngsters in Leningrad, and for the same reasons that their son now invokes. चलो जी, आंद्री की बात सुनो। आंद्री कूल लड़का है, हमारे रोवन की तरह, हमारे परम की तरह और हमारे पवन की तरह, ठीक है। वो उसको जीन्स पहनना पसंद है। उसकी मम्मा जो है ना, वो है उसके मतलब दोनों पेरेंट्स ना, उसके मम्मा और पापा वो रशिया से हैं, ठीक है। तो क्रिश्चियन है, आंद्री के नाम से पता चल रहा है आपको, क्रिश्चियन है वो। तो वो बोलते हैं आंद्री को, जब तू चर्च जाता है तब तो ना जीन्स पहनना कर कम से कम। अब हम गुरुद्वारे जाते हैं, अवॉइड करते हैं जीन्स पहनना या स्कर्ट पहनना, हम अवॉइड करते हैं, सूट पहन के जाते हैं गुरुद्वारे। तो उसके पेरेंट्स कहते हैं आंद्री को जीन्स मत पहना कर, कम से कम चर्च जाने के टाइम पे मत क्या पहना कर। तो आंद्री कहता है जीन्स आर, सुखमन ने पढ़ा, जीन्स आर कूल, जीन्स कूल लगती है मुझे, कंफर्टेबल लगता है जीन्स में, ठीक है। तो उसकी मम्मा गुस्सा करती है, तो उसके फादर कहते हैं अपना टाइम याद करो, जब हम यंग थे तो हम भी जीन्स पहनते थे, हमें भी जीन्स पहनना ही अच्छा लगता था, तो हम अब आंद्री को ऐसा करने से क्यों रोकते हैं। सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ आंद्री। अब आंद्री की स्टोरी भी याद रखना, लास्ट एंड चैप्टर के एंड में फिर आपसे मैं पूछूंगी तीनों का केस क्या था। आयशा का लेग फ्रैक्चर हुआ था और जाबू को एमबीए जबरदस्ती करवाना चाहते थे, जबकि वो आर्टिस्ट बनना चाहता था, और आंद्री को जीन्स बहुत पसंद थी। सुखमन तू ही कंटिन्यू कर बेटा, आगे बढ़ो। Andre has an argument with his mother. Jabu may be forced to study a subject that he has no interest in. In contrast, Aisha has lost her leg and is lucky to be alive. How can we even discuss their problems in the same breath? We can and must do so. As we shall see in this chapter, all three have been in different ways affected by US hegemony. We will meet Aisha, Jabu, and Andre again. But let us first understand how US hegemony began and how it operates in the world today. चलो जी, अब ना तीनों की बात अलग अलग लगती है। उसका लेग फ्रैक्चर हुआ, उसको एमबीए जबरदस्ती करवा रहे हैं और आंद्री को जीन्स पहनने को बोल रहे हैं। अब तीनों के ऊपर ना, तीनों के साथ ऐसा ना सिर्फ एक कंट्री की वजह से हुआ, अमेरिका की वजह से। वहां पर अमेरिका ने अटैक किया, उसकी टांग जाती रही। यहाँ पर अमेरिका से इंप्रेस होकर उसको एमबीए करवा रहे हैं। तीसरी बात, आंद्री अमेरिका ने ही जीन्स लॉन्च करी और उसी से इंप्रेस होकर वो जीन्स पहन रहा है। तो आपने देख लिया अलग अलग कंट्रीज पर यूएस हेजीमनी है, यूएस का दबदबा है, अमेरिका का दबदबा है। उसकी दादागिरी इतनी चलती है ना कि हम चाहकर भी ये चीजें नहीं छोड़। आज हमें कोई बोले ना छोड़ दो रीबॉक, नाइकी, एडिडास, कोक, मैकडॉनल्ड्स छोड़ दो, हम नहीं छोड़ पाएंगे, हम नहीं छोड़ पाएंगे, है ना। तो इसे बोलते हैं यूएस की हेजीमनी छा जाना। अब ये तीनों चीजें चैप्टर के एंड में फिर पढ़ेंगे, अब इनको हम छोड़ देंगे। नाउ मुस्कान विल रीड, वी विल फॉलो, ध्यान से पढ़ना जरा। हंस बेटा, वन लाइन ओनली। We will follow the popular usage of the word America to refer to the United States of America. जी, अब ये मैंने आपको शुरू से ही बता दिया, थोड़ा सा मुस्कान ने भी बताया कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और अमेरिका में क्या डिफरेंस है। हाँ जी बेटा मुस्कान। But it may be useful to remind ourselves that the expression America covers the two continents of North and South America, and that the US is only one of the countries of the American continent. अमेरिकन कॉन्टिनेंट का एक कंट्री है छोटा सा, तो यूएस बड़ा है, यूएस से छोटा है, इसलिए हम यूएस से नहीं कहते हैं, हम यूएस कह देते हैं, ठीक है। चलो
Thus, the use of the word American solely for the US is already a sign of the US hegemony that we seek to understand in this chapter. इसीलिए हम यूएसए हेजीमनी नहीं चैप्टर का नाम रखा, यूएसए हेजीमनी रख दिया। यूएसए रखते तो मतलब एक एरिया की दादागिरी, यूएस रखा तो पूरे कंट्री की दादागिरी, तो हम यूएस बोल देते हैं। यूएस इंडिया, यूएसए महाराष्ट्र। समझ गए? शो मी थम्स अप इफ क्लियर। थैंक यू तन्वी, मुस्कान, सुखमन, ईशा, जशन, रोमन एंड पवन। अच्छा, एक ना वर्ड सुखमन ने पढ़ा था, लेनिनग्राड, पेज नंबर 32 के लास्ट पैराग्राफ है ना, लेनिनग्राड। इट इज अ नेम ऑफ अ प्लेस इन रशिया। आप लिख लो, प्लेस इन रशिया। Place in Russia. And now, just now, Muskan has read one word in the last paragraph, solely. है ना, अमेरिका solely for the US. Solely का मीनिंग लिखो, alone, अकेला, alone. चलो, हाँ जी जशन, स्टार्ट रीडिंग बेटा, पढ़ना शुरू करो। Beginning of new world order. Beginning of new world order. The skewed collapse of the Soviet Union took everyone in by surprise. Everyone by surprise. चलो, यूएस खत्म हो गया, सब हैरान हो गए, बड़ा पावरफुल कंट्री था ना। वी हैव डन दिस, तो वी हैव डन दिस इन चैप्टर 1। यूएस हेजीमनी से पहले सोवियत यूनियन कम नहीं था, इकोनॉमी बड़ी स्ट्रांग थी, और जिस देश की इकोनॉमी स्ट्रांग होती है वो देश कभी पीछे हटता नहीं है। बस पॉलिटिकल कंडीशन थोड़ी अच्छी नहीं थी, प्रेसिडेंट अच्छे नहीं आए, रिफॉर्म्स नहीं कर पाए और एसयू टूट गया, वरना काफी पावरफुल था, बिल्कुल अमेरिका की टक्कर का था वो, है ना। हाँ जी जशन, आगे चलो। While every one of the two superpowers ceased to exist, the other reminded with all its power, extent even enhanced. Yes, while one of the two superpowers ceased to exist, the other remained with all its powers intact, even enhanced. दो सुपर पावर में झगड़ा हो गया, एक हार गई, एक जीत गई। एसयू हार गया और अमेरिका जीत गया। अब दो बंदों की लड़ाई हो तो एक ने तो जीतना ही होता है ना। चलो जशन। Thus, it would appear that the US hegemony began in 1991 after Soviet power disappeared from the international sense. चलो, अभी क्या था? Now, what happened? The same line I am explaining you. ठीक है, तो अभी इसने पढ़ा कि इट वुड अपीयर दैट द यूएस हेजीमनी बिगेन इन 1991, सोवियत पावर डिसअपीयर्ड। जब सोवियत पावर खत्म हो गई 1991 में, तभी टूटा ना सोवियत यूनियन वाज डिसइंटीग्रेटेड 1991। कल हमने बैक एक्सरसाइज करी, तो जब सोवियत यूनियन टूट गया, एक ही पावरफुल कंट्री बचा, अमेरिका बचा। एंड फ्रॉम इंटरनेशनल सीन सोवियत यूनियन बेचारा। मुस्कान ने एक बार बड़ी देर पहले पूछा था, मैम सोवियत यूनियन कौन सा कंट्री है? क्योंकि अब आपको सोवियत यूनियन मैप पे नजर नहीं आएगा, आपको ग्लोब पे नजर नहीं आएगा। सोवियत यूनियन खत्म होके रशिया बना था। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो बच्चे जो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, प्लस वो बच्चे अच्छे लगते हैं जिनको हमेशा याद रहता है। आज ग्लोब पे सोवियत यूनियन मत ढूंढना, रशिया ही मिलेगा आपको। हाँ जी, पूरी दुनिया में सोवियत यूनियन का नामो निशान खत्म हो गया। चलो जशन। This is largely correct, but we need it to keep in mind two riders to this. चलो, अब ये दोनों बातें ना, फर्स्ट लिखा ना, फर्स्ट को सर्कल कर लो, फिर आगे जाके सेकंड लिखा है नेक्स्ट पेज पे, सेकंड को सर्कल कर लो। दो बातें हम पढ़ेंगे अब ध्यान से। What are these two things? Yes, Jashan. First, as we shall see in this chapter, some aspect of US hegemony did not emerge in 1991, but in the fact go back
to the end of the Second World War in 1945. एक चीज तो हम ये पढ़ेंगे कि यूएस हेजीमनी साबित हुई थी जब सोवियत यूनियन टूट गया था, बट एक्चुअली ऐसा था नहीं। सोवियत यूनियन सोवियत यूनियन कह रही हूँ, अमेरिका शुरू से ही अपना दबदबा धीरे धीरे दिखा रहा था। वो तो 45 में जब सब कुछ खत्म हो गया, वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई, तो फिर अमेरिका जरा ज्यादा पावरफुल हो गया, बट उसकी हरकतें शुरू से ही ऐसी थी। हाँ जी, सेकंड बात बताओ बेटा। Second, the US did not start behaving like a hegemonic power right from 1991. It became clear much later than that the world was in fact living in a period of hegemony. Yes, actually ऐसा तब नहीं हुआ था। It was only US did not start behaving like a hegemonic power from 1991. It became clear much better that the world was in fact living in the period of hegemony. वो starting से ही उसकी वही हरकतें थी। Now let us therefore look at this process by which hegemony got established more closely. आओ अब इस चैप्टर में देखें और ये फाइंड आउट करें कि किस तरह से यूएस ने धीरे धीरे पूरी दुनिया पे कब्जा कर लिया। Now show me thumbs up if this is clear to you. चलो, थैंक यू वेरी मच। नाउ आई एम गोइंग टू आस्क सम ऑफ द क्वेश्चन। यहाँ पर टिक कर लो, बस इतना ही पढ़ना है आज, कुछ नहीं लिखना, कुछ नहीं और पढ़ना, बस इतना ही पढ़ना। चलो अब मैं पूछती हूँ आपसे कुछ क्वेश्चन। मुस्कान, टेल मी समथिंग अबाउट अमेरिका। कुछ पता मुझे अमेरिका के बारे में, यूएसए के बारे में। लोग द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्यों नहीं बोलते हैं कि मैंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जाना है? अभी रोमन से पूछो तो बोलेगा मैंने अमेरिका ही जाना है। तो क्यों भाई? क्योंकि मैम यूएसए अमेरिका का एक पार्ट है और जो यूएस है यूनाइटेड स्टेट्स वो फुल अमेरिका को प्रेजेंट करता है, इसलिए। कितने कॉन्टिनेंट है वहां? 2 कॉन्टिनेंट्स है, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, अच्छा। अभी मैं जशन से पूछती हूँ, जशन वो तीनों बच्चों के नाम बताओ। आयशा, जाबू और अंधेरी। ठीक है, ईशा अनम्यूट करो बेटा। अमेरिका सोवियत यूनियन के बाद ही पावरफुल बना था कि थोड़ा सा था पहले उसकी ऐसी हरकतें? मैम वो पहले से ही पावरफुल था। पहले से ही पावरफुल था। चलो तन्वी से एक चीज पूछें। तन्वी अनम्यूट करो। यस मैम। हाँ जी, वैसे भी इतना कुछ पूछने वाला है नहीं है, है ना? 1991 वाली बात हुई है, फिर वो यूएसए हेजीमनी वाली बात हुई है, फिर इराक वाला ही करना था। नाउ यू डू वन थिंग, ऑल द स्टूडेंट्स प्लीज ऑब्जर्व दिस पिक्चर फॉर 30 seconds. Then I will ask some questions. Observe this picture for 30 seconds, half minute. Page number 33. Read caption also. Read the caption below the picture. Then I will ask some question. Chalo, now time up. And I'm going to wind up the class. This picture will be discussed tomorrow. कोई हमला हुआ है यहाँ पर, बड़ी तोड़फोड़ हुई है, बड़ा नुकसान हुआ है, किसने किस पर हमला किया, क्यों किया और रिजल्ट क्या निकला? ठीक है? So now I'm going to end up the class and tomorrow we will continue this. Don't miss class tomorrow. Thank you and have a wonderful day.